सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम सक्सेस। बात करेंगे फर्स्ट ईयर न्यू बुक सिंध बोर्ड की, जो इंट्रोड्यूस इन्होंने कर दी है। चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ज्योमेट्री को हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं हिस्ट्री ज्योमेट्री के बारे में। नॉर्मली केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, और मैं कोशिश करूंगी कि कुछ आपसे बातें करूं यहाँ पे, और उन बातों के साथ साथ ही आपको ये टॉपिक समझा दूं। क्योंकि जब हम इससे सिर्फ रीड करते हैं, कॉन्सेप्ट मेकिंग की तरफ नहीं जाते, तो फिर ये डेफिनेटली डिफिकल्ट ही लगेगा। शुरू करते हैं स्टिक्योमेट्री के बारे में। सपोज करें आपके घर में गेस्ट आ गए, और आपके घर में जो गेस्ट आए हैं वो चाय के शौकीन है, और आपके पेरेंट्स ने आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि चाय बना के लिए आए। 4 गेस्ट है और आपको 2 कप मिल्क के दे दिए, 2 कप से 4 कप आपने टी बनानी है। इट इज इम्पॉसिबल। अगर आपने उसमें वाटर ऐड नहीं करना, उसमें पानी की मिलावट नहीं करनी, तो 2 कप से 4 कप चाय के बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। बात यहाँ किसकी हो रही है? क्वांटिटी की बात हो रही है। मैंने आपको कह दिया 1 किलो बिरयानी बना दो, और आधा किलो चावल दे दिए, चिकन के अदर स्पाइसेस वेजिटेबल कुछ भी नहीं दिया, तो कैसे पॉसिबल है आधा किलो राइस से 1 किलो बिरयानी बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। जब तक मैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी को ध्यान में ना रखते हुए इसको पूरा 1 किलो तक मार्जिन इसका ना लेके आऊँ वहां तक। तो स्टिक्योमेट्री हमें बताती क्या है? ये स्टडी किस चीज की है? ये स्टडी है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की। एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। मतलब जो 4 कप आप चाय बना रहे हैं, अगर मैं आपको 4 कप या तो मिल्क के दूं, या 2 कप एटलीस्ट मिल्क, और उसमें 2 कप एटलीस्ट आप वाटर ऐड करें, तो फिर अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो कंसिस्ट होगा 4 कप्स पे ना। ठीक है, अगर मैं 1 कप दूध का और 1 कप चाय पानी का दे दूं, और मैं फिर कहूँ कि 4 कप, तो नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है, उसका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अहम होता है, बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। जितने रिएक्टेंट की क्वांटिटी होगी, प्रोडक्ट भी उतना ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है। ये जो साइट है, ये साइट कहलाती है रिएक्टेंट साइट। ठीक है। और इस रिएक्टेंट से मिलकर जो केमिकल रिएक्शन होता है, एंड देन फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास आता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत पहले ही मिल चुका होगा कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक तो मैंने एग्जांपल आपको टी की दी है, कि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 2 कप को कुछ भी दूं और 2 को माइनस कर दूं और 4 कप आपसे प्रोडक्ट मांगू, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। या तो आप उसमें पानी की मिलावट करेंगे, या आप दूध की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। दूसरी एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोज करें आपको पता है कि पानी का फॉर्मूला जो है वो है H2O। मैंने आपसे कह दिया कि एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करें। आपने कहा ठीक है, इस पर्पस के लिए मुझे जरूरत है किसकी? हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, क्योंकि आपने यहाँ फॉर्मूला में देख लिया कि वाटर को बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है। लेकिन कितने हाइड्रोजन एटम चाहिए आपको, कितने ऑक्सीजन एटम चाहिए आपको, ये क्वांटिटी एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। जब तक आपको परफेक्ट एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता होगी, तो उस वक्त तक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं हो सकता। कैसे? आपको यहाँ पे लाजमी चाहिए 2 एटम हाइड्रोजन के, और 1 एटम आपको चाहिए ऑक्सीजन का। जब ये रेशो होगी 2:1, तो फिर आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। अगर आप हाइड्रोजन एटम जो यहाँ पे 2 है, उनके बजाय ऑक्सीजन 2 कर दें, तो ये हरगिज हरगिज वाटर का फॉर्मूला नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल नहीं प्रोड्यूस होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रही हूँ, कि क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा वैल्यू करती है, और इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम इजी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। इसकी बहुत वर्थ है, इंपॉर्टेंस है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्या करने के लिए? अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, बनाना है, किसी भी प्रोडक्ट को। तो अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ के देखते हैं। स्टिक्योमेट्री क्या करती है? इट डील विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। ये साइड आपकी कौन सी साइड है? रिएक्टेंट साइड है। ठीक है। इसमें आपने क्वांटिटी को लेकर बिल्कुल भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, तो वो बिल्कुल आपका परफेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, अगर आपने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को जहन में रखते हुए काम किया है इन अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे वही एग्जांपल दी हुई है वाटर की, जो मैंने भी आपको समझाया कि ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस केमिकली जब कंबाइंड होती है, तो इससे क्या बनता है? वाटर बनता है, वी नो। बट सवाल ये है कि अगर हमारे पास स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट नहीं है, ठीक है, ये मेजरमेंट होती है ना, स्टिक्योमेट्री क्या है? मेजरमेंट कर रहे हैं, किसकी मेजरमेंट कर रहे हैं? अमाउंट की। अगर हमें ये नहीं पता कि हाइड्रोजन एटम कितने चाहिए वाटर बनाने के लिए, या ऑक्सीजन एटम कितने चाहिए वाटर बनाने के लिए, अगर हमारे पास ये एस्टिमेशन नहीं है, तो हम किसी भी तरह से वाटर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता होगा,
स्टिक्योमेट्रिक वैल्यूज हमें पता होगी तो फिर हम परफेक्टली ऑर्डर को प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। आपका कॉन्सेप्ट तो कुछ किसी हद तक अब बन गया होगा। ये क्या करता है? स्टिक्योमेट्री हमें क्या बताता है? इट टेल अस व्हाट अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीशीज रिक्वायर्ड टू कंज्यूम कंप्लीटली इनटू डिजायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और ये टूल, स्टिक्योमेट्रिक टूल जो है, ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, क्या क्या इसकी फर्दर और वैल्यूज हैं, कहाँ क्या इसकी और इम्पोर्टेंस है? देखिए, बहुत ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। किसी भी लैब में आप खड़े हैं, लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, आपको इस अमाउंट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। केमिकल कोई इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, अब फूड मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड मैनी अदर फील्ड ऑफ साइंस ये वैल्यू करता है। सपोज करें आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो एंटीबायोटिक आप कोई ले रहे हैं, वो एंटीबायोटिक किसी खास इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डिजाइन की गई थी। अब उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, डिफरेंट केमिकल से मिलकर वो एंटीबायोटिक एक बनी है, वो जो दवा आप ले रहे हैं, अगर वो केमिकल जितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट सारे मिलकर वो फाइनल प्रोडक्ट एंटीबायोटिक जो बना रहे हैं, अगर उसमें किसी एक इंग्रेडिएंट की, किसी एक केमिकल की कमी या ज्यादती हो जाए, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो नॉर्मल उसकी वैल्यू है, अगर वो उससे अप या डाउन हो जाए, तो फिर वो एंटीबायोटिक परफेक्ट काम नहीं करेगी, वो आपको एडवर्स इफेक्ट दे देगी। ठीक है, वो उस क्राइटेरिया पे मीट ही नहीं कर रही, वो इन एक्चुअल एंटीबायोटिक अब वो रही ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। नेक्स्ट वी हैव मोल्स। मोल क्या होते हैं? अब इसको भी थोड़ी सी मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज करें आप जिस रूम में बैठे हैं, मैंने आपसे पूछा इस रूम में एनर्जी सेवर कितने हैं? कोई कहेगा 2, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 4, कोई कहेगा 5, कोई कहेगा 6। आप क्या कर रहे हैं? काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। अभी मोल को छोड़ दें, पहले आप इस एग्जाम्पल पे फोकस करें। फिर उसके बाद मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कुछ मंगवाया, आपकी सपोज करें आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपसे कुछ मंगवाया, दूध लेने के लिए भेज दिया। तो उन्होंने कहा 3 किलो दूध लेके आ जाओ। तो अब आप जा रहे हैं और जाके बोलते हैं कि दूध चाहिए कितने केजी? 3 केजी। क्वांटिटी आपने बताई है केजीज में। तो अब जो मैंने पहले एनर्जी सेवर की एग्जांपल दी, फिर आप कुछ लेने गए तो उसमें जो एग्जांपल दी, उन दोनों एग्जांपल्स में आप कर क्या रहे हैं? आप काउंटिंग कर रहे हैं, आप वेट को डिस्कस कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं आप? मेजरमेंट कर रहे हैं। हम जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, उसमें हम जर्नली क्या कर रहे होते हैं? मेजर कर रहे होते हैं थिंग्स को, चीजों को मेजर कर रहे होते हैं। आपको किसी दोस्त ने मिलने के लिए बुलाया है, कितने बजे मिलेंगे? 6 बजे। हम टाइम बता रहे हैं उसको ना, 6 की टर्म हमने यूज की, PM AM जो भी है। तो हम यूनिट यहाँ पे यूज करते हैं, हम कोई वैल्यू बताते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कहना क्या चाह रही हूँ, जर्नली हम चीजों को मेजर करते हैं बाय वेट, बाय काउंटिंग। ठीक है, कंफर्ट जोन में जाने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप ग्लव्स लेने गए, आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें एग्जाम्पल ग्लव्स की भी दी हुई है कि आप ग्लव्स लेने गए तो आप वहां पे पेयर लेंगे, एक नहीं लेंगे। सॉक्स लेने गए तो पेयर लेंगे। ठीक है, आप कोई अदर टी लेने गए तो आप उसकी भी क्वांटिटी बताएंगे, इतने केजी चाहिए, इतने ग्राम चाहिए। ठीक है, सपोज करें A4 पेजेस आप लेने जाते हैं, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, एक रिम के अंदर 500 पेजेस होते हैं, शीट्स होती हैं। ठीक है, आप राइस लेने गए ग्रोसरी शॉप पे तो आप वेट बताएंगे। अब आप उसको एक एक दाने को चावल के काउंट नहीं करेंगे, आप वजन बताएंगे, इतने केजी हमें राइस चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा यूनिट आ रहा है। जैसे राइस में आप ये नहीं कहेंगे मुझे 15 राइस चाहिए, चावल के 15 दाने आप गिनेंगे नहीं, बल्कि आप उसको क्वांटिटी बताएंगे, 15 किलो चाहिए या 3 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए। ठीक है, तो हम वजन या काउंटिंग, हम डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं इन पर्पसेस के लिए ना। तो अब आपको उम्मीद है समझ आ रहा होगा, डायरेक्शन तो आपको मिल गई होगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे सराउंडिंग में एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आइंस हैं, जितने भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, हर सब्सटेंस जो है आपके इस वक्त रूम में स्टडी टेबल रखे हैं, एक है या दो है, या किसी के पास एक भी नहीं है। ठीक है, आपके पास पेन है, कितने बॉल पेन है, कितने इंक पेन है। ठीक है, वो सारी चीजें आप काउंट करके मुझे बता रहे हो। तो अब यहाँ पे मोल क्या है? मोल जो है वो लातिन लैंग्वेज से वर्ड ये ड्राइव किया गया है ना। मोल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अ मोल इज डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस which contains 6.02 into 10 raised to the power 23 particles। मतलब सर से गुजर गया होगा, मतलब समझा देती हूँ। सपोज करें कोई भी सब्सटेंस आपके पास है, ठीक है, इजी करें इसको, सिंपल रखें। आपके सामने कोई भी सब्सटेंस है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वट
कोई भी सब्सटेंस, बुक है, पेन है, जितनी भी आपकी चीजें सराउंडिंग में, कोई भी सब्सटेंस वो एटम, मॉलिक्यूल और आयन से तो मिलके बना होगा ना। तो इसका मतलब हम अल्टीमेटली उन्हीं सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, यानी हम किसी भी एटम की, किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी आयन की बात कर रहे हैं, हम किसी भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं ना। उस सब्सटेंस को अगर हम स्टडी करें, उसको देखें, तो उसका जो एटॉमिक वेट है, अगर वो एटम है तो उसका जो एटॉमिक वेट है या एटॉमिक मास है वो ग्राम में, या अगर वो सब्सटेंस कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास वो भी ग्राम में, या अगर वो कोई आयन या कोई दूसरा सब्सटेंस इस तरीके से है, आपके सामने कंपाउंड है कोई, तो उसका ग्राम फॉर्मूला मास। हम बस उसको स्टडी करते हैं, ये उसको डिफाइन करता है, ये उसको बताता है। और ये सब क्या कंटेन करते हैं, ये जो मैं बात कर रही हूँ एटम की, मॉलिक्यूल्स की, आयन की, ये सब क्या कंटेन करते हैं, ये सारे सब्सटेंस जो हैं कंटेन करते हैं 6.02 6.02 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, हर एटम, हर मॉलिक्यूल, हर आयन, ये जो जितने भी हम सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, ये 6.02 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स कंटेन करते हैं। ग्राम्स में आप इनको बता दोगे, ये मोल है। ठीक है, तो हमने, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, कितने एनर्जी सेवर है, आपने का 4, कितने केजी राइस है, आपने का 5 केजी है। तो अब हम एटम को क्या केजीज में बोलेंगे? नो। मॉलिक्यूल्स, आयंस को क्या केजीज में बोलेंगे? नो। सपोज करें आप किसी लैब में खड़े, तो वहां हम ये तो नहीं कहेंगे ये एटम इतने केजी चाहिए, ये आयन इतने केजी चाहिए, या ये इतने मॉलिक्यूल इतने नहीं। हमने क्या, इनके लिए हम कौन सा यूनिट का अब हम यूज करेंगे? इनके लिए हम यूनिट यूज करते हैं मोल। ठीक है, मोल इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको ना इन मॉलिक्यूल्स को, इन एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए, काउंट करने के लिए मोल कह देते हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक और कॉन्सेप्ट आपको देना चाहा कि एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। तो कैसे पॉसिबल है आप इनको काउंट करोगे? तो किसी भी केमिस्ट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी इनको काउंट करना। तो हमने उनके लिए एक यूनिट बना दिया। जैसे मैंने टाइम का यूनिट आपको सेकंड बताया, इतने सेकंड में मैं पहुंच रही हूँ, इतने सेकंड में मैं पहुंच रहा हूँ, हम ऐसे करके बात करते हैं। तो इसी तरीके से इनका यूनिट क्या होता है, एटम्स का, मॉलिक्यूल, ये जो बहुत टाइनी सब्सटेंसेस हैं, इनका यूनिट हमने मोल कंसीडर कर दिया। ठीक है, तो अब हम कैसे बात करेंगे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हम बात करेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन। तो अब आपको इजी हुआ होगा, समझ में आया होगा। कितने कार्बन? 1 मोल। तो 1 मोल यहाँ किस चीज को बता रहा है? अब आपको समझ में आ गया कि उसकी क्वांटिटी को बता रहा है, आप काउंट करके बता रहे हैं। और ये जो 1 मोल कब होगा? 1 मोल जब वो इतना, इतने पार्टिकल पे कंसिस्ट होगा, इतने पार्टिकल कंटेन करेगा। हर 1 मोल के अंदर 6.02 इतने पार्टिकल होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है आपके पास एवोगाड्रोस नंबर। अगर आपको मोल समझ में आ गया तो अब एवोगाड्रोस नंबर समझने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया मोल को, कि मोल रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ केमिकल एंटाइटीज इन अ फिक्स मास। अगर हम कन्वर्सली बात करें तो वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ any substance always contains 6.02 into 10⁻23 particles and known as Avogadro's number. In the honor of Italian physicist एवोगाड्रोस उनका सरनेम था, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर, द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल। वही बात जो ऊपर बताई थी मैंने कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02। ये वैल्यू याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है, ब्लैंक में आपसे पूछ सकते हैं। एवोगाड्रोस नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरीके से, एन ए, ये इसकी रिप्रेजेंटेटिव टर्म है, वर्ड है एन ए। अब ये जो 1 मोल होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो हमेशा क्या कंटेन करेगा? इतने पार्टिकल्स कंटेन करेगा। अब नो मैटर के वो सब्सटेंस क्या है, वो कोई गैस है, वो कोई लिक्विड है, वो कोई मेटल है, कुछ भी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मैं आगे चलती हूँ, एग्जाम्पल दे देती हूँ। अब सपोज करें आपके पास कार्बन है। अब 1 मोल ऑफ कार्बन कहने का मतलब क्या हुआ? मैं एक कार्बन के मोल की बात कर रही हूँ ना, एक उसकी क्वांटिटी बता, उसको काउंट करके बता रही हूँ। 1 mole of carbon and 1 mole of magnesium contain the same number of atoms, but 1 mole of magnesium has a mass twice that is 24 ग्राम। ये इनके मोलर मास की बात हो रही है। कार्बन का 12 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, बट
ये दोनों क्या कंटेन करते हैं, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज 6.02 into 10 raised to the power 23। एवोगैड्रोस नंबर की अगर हम बात करें फर्दर, अगर हम आयोनिक कंपाउंड को टर्म यूज करेंगे तो फिर वहां पे ये कैसे अप्लाई होगा, द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ दैट कंपाउंड, किस तरीके से इसकी एग्जांपल देती हूँ, यहाँ देखिएगा। सपोज करें आपके पास एक कंपाउंड है दैट इज MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैंने इसे कंसीडर किया कि मेरे पास सपोज करें 1 मोल है, ठीक है, किसका, 1 मोल है मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, सेम वही, क्या कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है जो क्या कंटेन करती है, 6.02 10 raised to the power 23 मैग्नीशियम क्लोराइड यूनिट्स। टर्म पे फोकस करिएगा, यूनिट्स कह रही है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इन ईच मैग्नीशियम क्लोराइड यूनिट देयर इज 1 मैग्नीशियम। मेरे पास सपोज करें ये 1 यूनिट है मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो इसमें एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लोराइड दिखाई दे रहा है। तो जो एक मैग्नीशियम आइन है और 2 क्लोराइड आइन है, यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ है, तो ये एक मैग्नीशियम आइन कंटेन सेम वही करता है, क्या कंटेन करता है, यहाँ पे मिस हो गया है, मिस नहीं हुआ, मैं बता देती हूँ। एक मैग्नीशियम आइन कंटेन करता है 6.02 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स। और जो क्लोराइड है, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, तो एक अगर 6.02 कर रहा है तो उसको, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 है, क्लोराइड 2 है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मोलर मास को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।